नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि वर्णमाला का आज हम जो है दूसरा पार्ट ले रहे हैं जिसमें हम लोग जो है व्यंजन देखेंगे। और यदि आपको जो है स्वर दोबारा से जो है यदि आप समझना चाहें तो मेरी पिछली वीडियो आप जो है जरूर देखिएगा। हाँ, तो सेकंड पार्ट प्रारंभ करते हैं व्यंजन का। मित्रों, इसमें हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन हुआ करते हैं वह व्यंजन तो मात्र जो है 33 ही हैं। इसमें व्यंजनों की संख्या मूल जो रहेगी वह 33 ही रहेगी, जिसको हम जो है मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जिसमें एक स्पर्श व्यंजन हुआ करते हैं, दूसरा अंतस्थ व्यंजन हुआ करता है और तीसरा ऊष्म व्यंजन हुआ करता है। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। भाई, जिह्वा का कोई ना कोई भाग जब मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श कर रहा होता है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी 25 है। इसमें हम लोग 25 स्पर्श व्यंजनों को देखें। स्पर्श व्यंजन वैसे तो कह देते हैं कि का से माँ तक के जितने भी वर्ण होते हैं 25 वर्ण होते हैं, तो उनमें जो है सभी स्पर्श कहलाते हैं। इसमें लेकिन एक और जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है देखा गया है कि आ जाता है कभी कभी कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, जिसमें आप बता सकते हैं कि वर्गों की संख्या 5 हुआ करती है। जैसे एक का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग और पांचवा है पा वर्ग। ये वर्ग हैं हमारे। ये 5 वर्ग में विभाजित हुआ करता है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हुआ करते हैं। जैसे का वर्ग में है क ख ग घ अंगा, चा वर्ग में चा छ जा झ य, टा वर्ग में टा ठा डा ढा ण, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में प फ ब भ म इत्यादि। ये जो है का से माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब मित्रों, दूसरा आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और ये होते क्या हैं। अंतस्थ व्यंजन का एक आप सीधी सी व्याख्या कर सकते हैं कि जो स्वर की भांति उच्चरित हों, या आप ऐसा भी बना सकते हैं कि जो 2 स्वरों के मेल से बनने वाले हों, वह स्पर्श वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य, व, र, ला। ये 4 वर्ण हमारे अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, जिसमें आप सभी को ये जान लेना अनिवार्य है कि हिंदी वर्णमाला में हमारे 2 ही वर्ण अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। ये या और वा दोनों अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। इनको अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। और जो रा है यह लुंठित या प्रकंपित वर्ण है। कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछा भी जाता है, या आप हाई स्कूल इंटर जो है कि परीक्षाओं में भी इस सवाल को जो है देख सकते हैं। कई प्रकार के जो है उसमें सवाल आ जाते हैं कि लुंठित या प्रकंपित वर्ण किसे कहते हैं या कौन सा वर्ण है। बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ जाता है, तो उसको आप बता सकते हैं कि लुंठित या प्रकंपित वर्ण रा है। इसको आप लुंठित या प्रकंपित वर्ण कह सकते हैं। एक ला वर्ण है जो कि पार्श्विक वर्ण के नाम से विख्यात है। ये पार्श्विक वर्ण के नाम से जाना जाता है। मित्रों, ये जो है अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 हुआ करती है। अब आते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या है भाई? जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु बाहर निकले वह ऊष्म वर्ण की श्रेणी में आते हैं। ऊष्म वर्ण भी 4 हुआ करते हैं, जिसमें श, श, स, हा। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भले ही कितने भी विद्यार्थी क्यों ना पढ़ गए हों, लेकिन वो इन तीनों सा के अंतर को नहीं जान पाते। चलो मैं आपको जो है बताता हूं कि ये जो प्रथम शकार है यह तालव्य शकार के नाम से जाना जाता है। तालव्य। ये दूसरा जो है यह मूर्धन्य शकार के नाम से जाना जाता है। तीसरा दंत शकार कहलाता है। अर्थात
आप सभी जानते हैं कि तालु स्थान से बोला जाने वाला जो शकार है वह सा होता है। मूर्धन अर्थात मूर्धा भाग से जिसे उच्चारित किया जाता है वह शकार के नाम से जाना जाता है। और जो दांत जिसमें दांतों में जीवा लग करके जिनका उच्चारण किया जा सके वह जो है दंती सकार के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कुल 33 ही है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और देखने को प्राप्त होते हैं, जैसे जिनको आप उत्क्षिप्त का नाम देते हैं। जैसे इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है, जिसमें ढ़। अब इनको उत्क्षिप्त क्यों कहा गया, आप इनको जो है जान सकते हैं। उनका नाम ही है उत्क्षिप्त अर्थात उछलना। भाई जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा एकदम से उछल पड़े वह उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी संख्या 2 है, ढ़। और इसमें एक आप और देख सकते हैं, 2 हिंदी में अयोगवाहों की संख्या भी है। अयोगवाह अर्थात ना योगवाह इति अयोगवाह, ये इस प्रकार से जानकारी आप कर सकते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं जो ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। उनको मध्य भाग में रखा गया और उनका एक नाम दिया गया अयोगवाह। अयोगवाह में एक अनुस्वार है, दूसरा विसर्ग है। अनुस्वार व विसर्ग ये दोनों अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। मित्रों, इसमें 4 संयुक्त वर्ण भी हुआ करते हैं। संयुक्त व्यंजन जिनको कहते हैं, ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी में 4 प्राप्त होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। इसमें आप छा छत्री को देखेंगे तो छा छत्री 2 वर्णों के मेल से बना हुआ होता है, का और शा से, का और मूर्धन शकार। त्रा भी 2 वर्णों के मेल से बनता है, त, र, ज्ञ, ज और इया के मेल से बनने वाला ज्ञा होता है, और स्र, श और रा के मेल से बनता है। ये 4, यदि आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इनकी कुल संख्या आपको 52 दिखाई देगी। इसलिए कभी भी परीक्षाओं में आ जाए कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं तो आप बता सकते हैं कि कुल वर्णों की संख्या 52 हुआ करती है। अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग इन वर्णों के उच्चारण स्थान की, कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कौन वर्ण कंठ स्थानीय है, कौन वर्ण तालु स्थानीय है, कौन वर्ण मूर्धा स्थानीय, इन सभी की हम लोग जो है। मित्रों, हमने हिंदी वर्णमाला में अभी स्वर देखे, व्यंजन देखा, अब इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, अब उन उच्चारण स्थानों को भी हम लोग देखने वाले हैं। उच्चारण स्थान, मित्रों, इसमें संस्कृत में एक बहुत अच्छी जो है कुछ सूत्र दिए गए हैं उच्चारण स्थानों को याद रखने के लिए। यदि आप संस्कृत का जो है वह सूत्र याद कर सकें तो और ही अच्छा है। यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर वर्णों को ही देखना होगा, और ये बिल्कुल सरल ही है। आपको जो है इसमें कठिन कुछ भी नहीं लगने वाला, क्योंकि मुख से ही तो बोला जाने वाला है। आपको बता दिया जाए कि जिनका उच्चारण कंठ से होता हो वह कंठ स्थानीय कहलाते हैं, जिनका उच्चारण तालु से हो अर्थात जीवा के ऊपर वाले भाग से हो वह जो है तालु स्थान वाले होते हैं। जिनको उच्चारण करते समय जीवा पलट जाए वह मूर्धन्य कहलाते हैं। जब जीवा दांतों को स्पर्श करे तो दंत स्थान हो जाता है। जब ओष्ठ की स्थिति बनने लग जाए तो ओष्ठ स्थानीय होता है। जब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो अनुनासिक होते हैं, नासिका स्थान वाले होते हैं, तो इसी प्रकार से ये वर्ण हैं, इनको जो है देख लेते हैं। जैसे कंठ स्थानीय। अब ये कंठ स्थानीय है क्या? भाई जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। संस्कृत की एक उक्ति है जिसमें कहा गया है आकोह विसर्जनीया नाम कंठः।
आकोह विसर्जनीया नाम कंठा के अर्थ में यदि आप लें तो उसमें आता है अ का वर्ग हा व विसर्ग। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। आ का वर्ग हा विसर्ग। आ से आप जो है दोनों आ, भाई वो तो मात्रा का ही तो अंतर है, ये तो ह्रस्व है, उसको दीर्घ भी कर सकते हैं, खाली मात्रा ही जोड़ देने से वह जो है दीर्घ हो जाता है, लेकिन उसका उच्चारण थोड़ी ना बदल जाएगा। इसलिए हम जो है एक ही ह्रस्व अकेले को लिखने से अपना काम चला लेंगे। कंठ स्थानीय अ का वर्ग हा विसर्ग। तालु स्थानीय इचो यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। भाई आप सभी जानते हैं कि इचु यशा नाम तालु में ई आया, चू का मतलब चावर, और संस्कृत में कहा भी गया है कि कु चू टू तू पू एते उदिताः, अर्थात कु चू टू तू पू ये सभी उदित के नाम से विख्यात हैं। और जिन वर्णों में आगे उकार लगा दिया जाए तो वह जो है पूरे वर्ग का बोधक हो जाता है। इस प्रकार की कई तरीके की उक्तियां कही गई हैं। तो यहाँ कावर्ग, यहाँ चावर। कावर्ग का तात्पर्य पूरे 5 वर्णों से है, का ख ग घ अंगा। चावर का तात्पर्य पूरे वर्ग से है, चा छा जा झ इया। इस प्रकार से आपका मूर्धा स्थानीय है, मूर्धन है री टावर्ग र श। ये वर्ण आपके मूर्धन्य हो जाते हैं, अर्थात इनको बोलने में जीवा हमारी जो है पलट जाती है, और तो ये इनको मूर्धन्य के नाम से जान लिया जाता है। दंती, दंत स्थानीय तावर्ग ला सा। ओष्ठ स्थानीय उ तावर्ग नासिका स्थानीय नाम बिल्कुल लेकिन छोटो। अर्थात वर्गों के पंचम अक्षर नासिका स्थान वाले हैं। जैसे नासिका को बंद कर लिया जाए और कह दिया जाए, इस प्रकार से इनकी जो है ध्वनि निकल जाती है। कंठ तालु, कंठ तालु स्थान वाले हैं ए व अय। कंठोष्ठ स्थान वाले हैं ओ औ। वह दंतोष्ठ, जिनको दंतोष्ठ उच्चारण स्थान रखा गया है वह वकार है, अर्थात वकारस्य दंतोष्ठम। अब संस्कृत की उक्तियां बड़ी सरल हैं। अकोह विसर्जनीया नाम कंठाः, इचु यशा नाम तालुः, ऋतुरसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंताः, उपपद्यमानीया नाम ओष्ठौ, यम गणना नाम नासिका, ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। ये जो है इस प्रकार का बताया गया है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आ का वर्ग हा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ई चावर्ग या श इनका उच्चारण स्थान तालु। इस प्रकार से भी आप सभी याद कर सकते हैं। अब मित्रों बात आती है कि वर्णों को घोषत्व के आधार पर यदि विभाजित किया जाए तो घोषत्व के आधार पर कितने भेद हो सकते हैं। घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, एक घोष है, दूसरा अघोष है। मित्रों अब चर्चा कर लेते हैं कि घोषत्व के आधार पर वर्ण विभाजन का। वर्ण विभाजन घोषत्व के आधार पर यदि देखें तो एक होता है घोष, दूसरा होता है अघोष। अब पहली बात तो यह है कि घोष व अघोष है क्या। भाई घोषत्व का तात्पर्य है स्वर तंत्री का हिल जाना, अर्थात आवाज में भारीपन का आ जाना ही घोषत्व कहलाता है। इसमें घोषत्व की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यदि इसको जो है देखा जाए तो आप जो है सभी पहचान सकते हैं